हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है ना, क्लास ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है ये, सॉल्यूशन केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है ना, सेकंड चैप्टर है हमारा, तो आज हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। पहले आपको बता दिया जा रहा है कि क्लास ट्वेल्थ के लिए स्पेशल बैच की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर जल्दी से कीजिए, तो स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, और अभी सिर्फ नोट्स आपको दिखाया जाएगा, फिर आपको हर एक पॉइंट समझा कर बताया जाएगा। साथ ही साथ गेस क्वेश्चंस, और 100% है कि गेस क्वेश्चन में से 100 में से 70 मार्क्स का होता है ना, 70 में से 60 नंबर तो कंफर्म आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इत्मीनान से वीडियो देखिए। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। चलिए, अब ये सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस या कंपाउंड। ठीक है ना, अरे सोचो, दो चीज़ को जब होमोजीनियस मतलब हर जगह सेम कंपोजिशन होना चाहिए, जैसे चीनी और पानी मिलाओ, तो जितना चीनी रहेगा उतना ही, ये तो ज़रूरी नहीं, लेकिन हर जगह तो पानी में चीनी की मात्रा इक्वल रहेगी। ठीक है ना, वही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जिसमें एक को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। इन दोनों के मिक्सचर से बनता क्या है? सॉल्यूशन बनता है। क्लियर है इतना? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन इन वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में कम मात्रा में रहे, यानी कि कम मात्रा किस चीज़ में? मोल्स में। ये मत समझिएगा कि ग्राम में। ठीक है ना, ग्राम में कम होगा तो उसको सॉल्यूट नहीं बोलेंगे, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा। जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, तो पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोज सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स। बाइनरी का मतलब होता है दो। जैसे बाइनरी सिस्टम पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है ना, तो कंप्यूटर में कितने नंबर्स होते हैं? 0 और 1, इसी पे तो वर्क करता है। उसी तरीके से बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि बस दो ही कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है ना, जैसे चीनी पानी और नमक हो गया, चीनी पानी हो गया, बेंजीन टॉलिन हो गया, आदि इत्यादि बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद है टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये क्या होता है? विच कंटेन 3, टर का मतलब 3, तो जिसमें 3 कंपोनेंट हो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, वाटर और एसिटिक एसिड। इतना समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स की। तो 9 तरह के सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है ट्वेल्थ के एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, जिसमें पहला है गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें गैस को मिक्स करेंगे, लिक्विड गैस को मिक्स करेंगे और सॉलिड गैस को मिक्स करेंगे। ठीक है ना, हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं ये देखिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि गैस के मिक्सचर का एक एग्जाम्पल दे दो, तो एयर। अरे भाई, एयर तो मिक्सचर है ना, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, बहुत सारे गैस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है क्या कि गैस को मिक्स करने का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो ये हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? गैस, और सॉल्यूट चेंज होते रहेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? लिक्विड गैस, मतलब सॉल्वेंट गैस रहेगा और सॉल्यूट क्या रहेगा? लिक्विड। इस कंडीशन में एग्जाम्पल पूछे तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। अरे क्लोरोफॉर्म वही सुंघाने वाला, बेहोश करने वाला होता है ना, तब क्लोरोफॉर्म का लिक्विड फॉर्म लेते हैं हम लोग, उसको नाइट्रोजन के साथ मिक्स करते हैं, तो ये हो गया लिक्विड गैस का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सॉलिड गैस का, तो ये तो बहुत एग्जाम्पल है, धूल कण। अब हवा क्या है? हवा तो गैस है, और गैस में डस्ट पार्टिकल, धुआं, ये सब रहता है ना, वो सब क्या हो जाएंगे हमारे? क्या? सॉलिड पार्टिकल्स। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं
लिक्विड सॉल्यूशन की। 9 तरह के हो गए, तो 3 तरह का उस पर गैसीय सॉल्यूशन में और 3 लिक्विड में, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, ये तो देखे हो गए, CO2 डिजॉल्व इन वाटर, CO2 डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है ना। अगला है लिक्विड लिक्विड का, तो इथेनॉल को वाटर में मिला दो, ठीक है। चलिए सॉलिड लिक्विड का अगर बात करें तो शुगर को पानी में, ये तो इजी है, ये तो करे होगे ना, शुगर को पानी में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। किस सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए इसकी बात अगर करते हैं बच्चों, तो इसमें सॉल्वेंट कौन रहेगा, सॉलिड, और सॉलिड क्या रहेगा, गैस लिक्विड सॉलिड चेंज होते रहेंगे। पहला है गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन को पैलेडियम में डाल दीजिए। पैलेडियम क्या है, सॉलिड है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। नहीं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, NCERT में ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं, चलिए तो लिक्विड सॉलिड की बात करें तो अमलगम को मरकरी विद सोडियम। अरे अमलगम जानते हो ना, उसमें मरकरी रहता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम के साथ उसका मिक्सचर लिक्विड सॉलिड का हो जाएगा। और सॉलिड सॉलिड का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अरे अलॉयज, ये सब जैसे मेटल्स और मेटल्स को मिलाकर पीतल, ये सब नहीं बनाते हैं, तांबा और टीन को मिलाकर पीतल बनाते हैं, ठीक है। कॉपर को गोल्ड में डाल दो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे किसके, सॉलिड सॉल्यूशन के, ठीक है। अब बात करते हैं, अब है क्लास 11th का टॉपिक जो 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे बताते हैं, अब ये यूज़ क्यों होता है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख कर सकते हैं, ठीक है ना, जो 11th में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो कंसंट्रेशन का यूज वैसे मैं बता दे रहा हूँ, चेक करने के लिए करते हैं कि सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म है हम लोग का मास परसेंटेज, इसको मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं या वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, क्लियर है। चलिए तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिस कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूशन जिसका पूछ है, मतलब अब सॉल्यूट का पूछ रहा है, ठीक है ना। आपसे बोला क्या कि 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन NaCl का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, NaCl कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम NaCl कितना में 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मास कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका निकालना है उसका ऊपर बटा टोटल, निकालने वाला ऊपर बटा टोटल गुने 100, है ना, बहुत आसान, एकदम झक्कास, ठीक है। चलिए एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। अगला है बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम नीचे, लेकिन जिसका निकालना हो वो ऊपर, जिसका निकालना हो वो ऊपर बटा टोटल, ठीक है, बटा टोटल। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब हुआ क्या कि 10 ml क्या है, 10 ml इथेनॉल है, किसमें 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। तो नाम से स्पष्ट है, देखिए आप लोग अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, चुपचाप नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वेट ऊपर वॉल्यूम नीचे, काम खत्म, ठीक है। चलिए बच्चों अगला कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, तो वो है पास्ट पर मिलियन। अब ये पास्ट पर मिलियन क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10⁶, इसको शॉर्ट में ppm भी बोलते हैं। मतलब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है ना, जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लिए अब हम क्या किए ना, सॉल्यूट को एकदम बहुत ही कम मात्रा में डाल दिए, तब उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म होना चाहिए कुछ, उसके लिए एस्ट का यूज किया जाता है। ये होता क्या है, जिसका मतलब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मास को हम ऊपर रखते हैं और टोटल मास को नीचे रखते हैं, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब मतलब एकदम जल्दी से आप कैसे चैप्टर को रिकैप करना हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए, लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए एकदम आराम से धीरे धीरे, तब आप कमेंट करेंगे, बताया जाएगा। चलिए अगला है मोल फ्रैक्शन। वाह वाह वाह, नाम से स्पष्ट हो जाता है ये सब। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, n बराबर
मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास ऊपर बटा मोलर मास नीचे। अब ये होता क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, तो देखिए मोल फ्रैक्शन अगर निकालने आपके लिए पूछे, मान लो मोल फ्रैक्शन आपसे सॉल्यूट का पूछा, तो सॉल्यूट का मोल नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स दोनों के सम को नीचे हम रख देंगे। क्लियर है ना, चलिए कोई दिक्कत। अब मान लो आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्वेंट का मोल ऊपर रख देना बटा दोनों का मोल। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है बच्चों कि पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट का कितना मोल प्रेजेंट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 12 फ्रॉम चैप्टर सॉल्यूशन, क्या, मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी या इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होता है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स होता है, मतलब इसका फॉर्मूला समझो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख देंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रख देंगे। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद है, उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, चलिए इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, ठीक है ना। अगला है बच्चों हम लोगों का, चलिए अगला ध्यान देते हैं। तब अगला कंसंट्रेशन टर्म है, एक मिनट, सॉरी, अभी मोल कॉन्सेप्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसका यूनिट क्या है, मोलारिटी का यूनिट क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल, लीटर में तो लीटर, तो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है, किसका, मोलैरिटी का। बोर्ड में कईयों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। अरे मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा। देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, इज मोलैरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यस बिकॉज इट इज वॉल्यूम रिलेटेड। चलिए अगला है, मोलैरिटी इज एन इंटरसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये बस सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मोलैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलैरिटी। चलिए तो अब बात करते हैं मोलैलिटी की, लिट्टी इस बार है, ठीक है ना। तो मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, मोलैलिटी, ठीक है ना। चलिए तो मोलैलिटी की अगर बात करते हैं तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है उसको मोलैलिटी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े होंगे, चाहे वो मास बाय मास परसेंटेज हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, मास बाय वॉल्यूम हो, मोलैरिटी हो, ppm हो, उसमें नीचे हम लिखते थे किसको, सॉल्यूशन को। बट ये एकमात्र है जिसमें हम सॉल्वेंट को लिखते हैं। क्लियर है, तो ये याद आप कर सकते हैं। चलिए मोलैलिटी का एक और फार्मूला होता है क्या, A गुने 1000 बट्टा B गुने M। मतलब A क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बट मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M है, ठीक है। अब ये कैसे आया, कोई बहुत सोचेंगे क्या, अरे ये कैसे चल आया हो। अब देखिए तो मोल्स को हम लिख सकते हैं मास बट्टा मोलर मास, तो A बट्टा B, ठीक है, मास बटा मोलर मास, तो ये मास हो गया, ये M क्या हो गया, मोलर मास हो गया, और ये B को क्या किया हम, ग्राम में चेंज कर दिए 1000 से भाग देकर। फार्मूला समझ में आया। चलिए इसका कुछ स्पेशल पॉइंट है,
क्या है देखिए ध्यान से। चलिए फर्स्ट इसका यूनिट याद रखना है। तो चूंकि ये क्या होता है, व्हाट इज मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट केजी में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये मास रिलेटेड है और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अरे सोचो, आप तुमको गर्म कर देंगे तुम्हारा मास बढ़ जाएगा घट जाएगा, सोचो। चलो, मोलालिटी एंड मोलारिटी आर नेवर बी इक्वल, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। मोलालिटी और मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, खास करके सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है ना। और मोलालिटी क्या है, बेटर वे है। क्यों? क्योंकि अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगर टेम्परेचर चेंज भी करते हैं तो मोलालिटी हमारा चेंज नहीं होगा, बस मोलारिटी तो चेंज होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ टर्म्स है जो आते तो नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, इसमें से सबसे पहला है हम लोगों का नॉर्मालिटी। क्या है? नॉर्मालिटी। ओके, चलिए अब बात करते हैं बच्चों, ये नॉर्मालिटी किस चिड़िया का नाम है? कौन सी चिड़िया का नाम है? कोई चिड़िया का नाम तो है नहीं। चलिए पढ़ते हैं। नॉर्मालिटी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। नॉर्मालिटी क्या होता है, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है। अब आप लोग पूछिएगा कि हाँ भाई, ये ग्राम इक्विवेलेंट कौन सी चिड़िया का नाम है? तब ये बताया जा चुका है एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से इसको बताया जा चुका है। नहीं तो आप जाके क्लास 11th का वीडियो देखिए, क्लास 11th का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो अगला टॉपिक हमारा है, 1 मिनट, नॉर्मालिटी का यूनिट देख लेते हैं। तो चूंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट बट्टा वॉल्यूम होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर नॉर्मालिटी आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझना है, पूरा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आप सर्च कीजिएगा नॉर्मालिटी क्लास 11th कविता आज क्लासेज, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड है। इसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे टीचर्स छोड़ देते हैं, फॉर्मालिटी। अब फॉर्मालिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास। फार्मूला मास निकालने तो आता होगा, फार्मूला मास कितना 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व वो होता है फॉर्मालिटी। क्लियर है? चलिए अब है डिमाल यूनिट। तो डिमाल यूनिट भी एक यूनिट है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को, ठीक है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेशन इसलिए मतलब दिखाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर 2.5 डी सॉल्यूशन हम लिखे हैं, इसका मतलब है 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एज 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो क्लास 12th का ये तो 11 चल रहा था अभी ना, 12th में आता है उससे क्वेश्चन, लेकिन अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, इन जनरल सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर इवन सेट ऑफ कंडीशन। ये समझे? मतलब अगर हम आपको बोले कि हाँ भाई शरबत बनाओ, ठीक है, तो शरबत में उतना चीनी मिला दें, उतना चीनी मिला दें, उससे ज़्यादा ना घुले। अब समझ में आया? मतलब मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जितना मिला सकते हैं वो सब हो चुका है। शरबत बनाने के लिए पानी में जितना चीनी डाल सकते थे पूरा का पूरा डाला जा चुका है, अब और नहीं। समझ में आया? यही है सॉल्युबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आ चुका था 2019-2020 के एग्ज़ाम्स में आ चुका था, जब मैंने दिया था तो भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करता है, तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है, करेगा कि नहीं करेगा। अब पानी में चीनी ज़्यादा घुलता है, बालू घुलवे नहीं करता है। लो, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कैसा है। सॉल्यूट अगर मान लो पानी में आप चीनी डालो तो घुल जाएगा, बालू डालो तो घुलेगा, वहाँ तो सॉल्यूट अलग हो गया, ठीक है। साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बारी बारी से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की।
तो सबसे पहले बात होगी आज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, चलिए। तो बच्चों बात मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग को सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में मतलब पता करना है कि किस पे डिपेंड करता है ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। हाँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन मतलब हीट को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर वो वैल्यू 0 से छोटा हो तब सॉल्यूशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। ये तो जानते होगे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिचाटियर साहब ने क्या कहा था इसके लिए, लिचाटियर साहब ने कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सॉल्यूट विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन 0 से कम हो, 0 से कम हो या छोड़ो उतना, अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक हो, अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक हो तो लिचाटियर प्रिंसिपल के अनुसार सॉल्यूट क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूट घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूट घटेगा। क्लियर है। लेकिन अगर सॉल्यूशन इंडोथर्मिक हो, इंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्यूट भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर कोई इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं डालता है, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों अब बात करते हैं तीसरे मतलब किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। कैसे, आयोनिक सब्सटेंस जैसे NaCl, KCl, KNO3 ये सब क्या होता है, लार्ज सॉल्युबिलिटी होता है इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट वाटर ये सब को बोलते हैं, मतलब NaCl, KCl, KNO3 ये सब पानी में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन इन और ये नॉन पोलर जैसे CCl4 ले लिए, CS2 ले लिए, ये सब में NaCl, KCl नहीं घुलते हैं। तो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड तो किया, सॉल्यूट ये लिए चेंज हो गया। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट सच एज I2 हो गया, नॉन पोलर सॉलिड्स ये सब है, सॉलिड्स ये सब। ठीक है, P4 हो गया, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर मतलब CCl4 में घुलते हैं लेकिन वाटर में नहीं घुलते हैं। तो सॉल्यूट का प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं तो देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। ठीक है, चलिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, मतलब गैस जो है लिक्विड में घुलेगा, इसका सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन कुछ फैक्टर्स है पहले उसको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वही बात। ठीक है, मतलब देखते नहीं हो, विच आर इजली लिक्विफिएबल आर रिलेटिव मोर सॉल्युबल, मतलब जो जल्दी लिक्विफाइड हो जाता है पानी में। कोई कोई गैस होता है ना जो पानी में एकदम जल्दी घुल जाएगा, लिक्विफाइड हो जाता है, जैसे CO2 ना। अरे भाई कोको कोला नहीं पिए हो, के बार बताएं। ठीक है, और हाँ लेकिन कोई को क्या होता है, रिएक्शन कर जाता है पानी में जाकर, तो वो मतलब कोई जाता है ना तो रिएक्ट हो जाता है। जैसे HCl अगर लेते हैं तो वो जाकर ब्रेक हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए इतना क्लियर हुआ, ये सब आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, टोटल पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें भी टेम्परेचर इफेक्ट डालेगा। देखिए जितने भी गैस होते हैं ना उनका सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। पहले ही बता दिए कि अगर एक्सोथर्मिक रहेगा तो क्या होता है, हीट के साथ सॉल्युबिलिटी घटता है। ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। अब आप अगला टॉपिक देख रहे होंगे, हेनरी लॉ। ये क्वेश्चन बच्चों उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड में लगभग बहुत बार आ चुका है, चाहे वो CBSE का हो या बिहार बोर्ड का हो। तो इसके लिए मैं एक बस सिर्फ हेनरी लॉ के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए इतना आप देखिए, आप सबका नोट्स बना लीजिएगा, और अगर ऐसे आंसर लिखोगे तो नंबर की गारंटी फुल में फुल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।